नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे एक महाद्वीप की, यूरोप की। और ये कहानी है इस बात की कि कैसे वहाँ के लोगों के दिलों में धीरे धीरे एक राष्ट्र, एक नेशन से जुड़े होने का आइडिया पैदा हुआ। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी जमीन के टुकड़े को, एक जगह को, एक राष्ट्र में बदल देती है? क्या है वो जादू? देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक राष्ट्र को ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए। एक ऐसा परिवार जहां लोग एक दूसरे से भाषा, इतिहास और संस्कृति के धागों से जुड़े होते हैं और सब मिलकर एक ही सरकार के साथ रहते हैं। तो हमारी आज की कहानी में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम एक सपने से शुरुआत करेंगे, फिर क्रांति की आग को महसूस करेंगे, देखेंगे कि कैसे अलग-अलग देश एक हुए और आखिर में इस सफर का अंत कहाँ जाकर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सपने से। एक ऐसा सपना जिसमें सारी दुनिया, सारे देश एक साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं। बात है साल 1848 की। फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने इस सपने को एक पेंटिंग में उतारा। जरा कल्पना कीजिए, अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लिए एक लंबी लाइन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टैचू के एक हाथ में है ज्ञान की मशाल और दूसरे में इंसानी अधिकारों की किताब। संदेश एकदम साफ था, दुनिया के सभी देश आजाद हों, बराबर हों और भाईचारे से रहें। कितना सुंदर सपना था ये। पर ये तो एक सपना था, है ना? असल दुनिया में ये बदलाव आया कैसे? तो इसकी चिंगारी सबसे पहले भड़की फ्रांस में। हुआ ये कि फ्रांस के लोग अपने राजा और उस नाइंसाफी वाले सिस्टम से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने क्रांति कर दी, राजशाही को उखाड़ फेंका और एक गणतंत्र बनाया जहां कानून सबके लिए एक था। और यहीं से एक जबरदस्त सोच ने जन्म लिया। अब लोग राजा की प्रजा नहीं थे, वो एक राष्ट्र के नागरिक थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल लीडर की, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने कानून बनाया जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं। इस कोड ने, आप समझ लीजिए, पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल फायदे, मतलब फ्यूडल प्रिविलेज, खत्म कर दिए। एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बना दिया और नेपोलियन की सेनाएं जहां जहां गईं, ये आज़ादी और बराबरी वाले विचार भी उनके साथ साथ फैलते चले गए। अब कहानी यूरोप के उन हिस्सों में पहुंचती है जो आज की तरह एक देश नहीं थे। इटली और जर्मनी जैसे देश तो कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, और इन टुकड़ों को जोड़कर एक देश बनाना, भाई ये कोई आसान काम नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए सामने आए जुसेप्पे मैज़ीनी जैसे क्रांतिकारी। उनका मानना था कि भगवान ने ही राष्ट्र को बनाया है। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट ग्रुप बनाए और नौजवानों के दिलों में एक यूनाइटेड इटली के लिए आग लगा दी। देखिए, इटली को एक करने का काम अकेले किसी के बस का नहीं था, ये एक पूरी टीम थी। मैज़ीनी थे द थिंकर, जिन्होंने सपना देखा। काउंट कैवर थे द प्लानर, जिन्होंने दिमाग लगाया और कूटनीति से रास्ता बनाया। गैरीबाल्डी थे द वॉरियर, जो अपनी सेना के साथ मैदान में लड़े। और आखिर में किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय बने द लीडर, जिनके नेतृत्व में ये सपना सच हुआ। और जानते हैं, इन सबकी मेहनत आखिर रंग लाई। साल 1861 में वो बिखरा हुआ इटली आखिरकार एक राष्ट्र बन गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी की कहानी थोड़ी और पेचीदा थी। सोचिए, एक पजल जिसके 39 टुकड़े हों। मिडिल क्लास के लोगों ने इसे जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। और तब मैदान में एंट्री होती है ओटो वॉन बिस्मार्क की। उनका तरीका बातचीत का नहीं, बल्कि रक्त और लौ, यानी खून और तलवार का था। उन्होंने साफ कहा कि बड़े फैसले भाषणों से नहीं, बल्कि जंग के मैदान में होते हैं। और फिर एक के बाद एक 3 बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, और इन्हीं लड़ाइयों ने जर्मनी को एक करने का रास्ता खोला। और आपको पता है, बिस्मार्क की ये ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी काम कर गई। 1871 में जर्मनी एक हो गया और कैसर विल्हेम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अच्छा, देश तो बन गए, पर लोगों के दिल में ये एहसास कैसे जगाया जाए कि हाँ, ये हमारा देश है, हम सब एक हैं? इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया।
राष्ट्रों को इंसानों का रूप दिया गया ताकि लोग उनसे दिल से जुड़ सके। जैसे हम अपने देश को भारत माता कहते हैं ना, है ना? ठीक वैसे ही फ्रांस में राष्ट्र को मारियान नाम की एक महिला के रूप में दिखाया गया, जो आज़ादी की प्रतीक थी। और जर्मनी में राष्ट्र बनी जर्मेनिया, जो बहादुरी के प्रतीक ओक के पत्तों का ताज पहनती थी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये लोगों को एकता के धागे में पिरोने का एक जरिया थी। अभी तक की कहानी तो बहुत अच्छी रही, आज़ादी, एकता, नए देश। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ से कहानी एक अंधेरा मोड़ लेती है। लेकिन फिर वो जो आज़ादी और भाईचारे का सपना था ना, वो एक बुरे सपने में बदलने लगा। मतलब जो राष्ट्रवाद एकता के लिए शुरू हुआ था, अब वो बहुत छोटा और संकीर्ण हो गया था। देश एक दूसरे से नफरत करने लगे, खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे, और ये खतरनाक भावना साम्राज्यवाद से जुड़ गई। मतलब बड़े देश छोटे देशों पर कब्जा करने की होड़ में लग गए। ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया, खासकर बाल्कन इलाके में, कि इसने पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। तो इतनी लंबी और दिलचस्प कहानी के बाद हमने सीखा क्या? चलिए फटाफट से इसके मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। फ्रांस में हुई क्रांति, जिससे नेपोलियन के जरिए नए विचार फैले। इटली को मैज़िनी, कैवर और गैरीबाल्डी की टीम ने एक किया। जर्मनी को बिस्मार्क ने लड़ाइयों से एक किया। राष्ट्रों को मारियान और जर्मेनिया जैसे सिंबल दिए गए। और कहानी का अंत हुआ जब राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में बदल गया और पहले विश्व युद्ध की वजह बना। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि अपने देश से प्यार करना, उसके लिए एकजुट होना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यही राष्ट्रवाद इतना बढ़ जाए कि हम दूसरों से नफरत करने लगें, तो ये बहुत बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। और ये पूरी कहानी आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम अपने देश पर गर्व तो करें, लेकिन साथ ही दूसरे देशों का सम्मान भी करें। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं, ताकि इतिहास की वो भयानक गलतियां फिर कभी न दोहराई जाएं? इस पर सोचिएगा जरूर।